Hello everyone, I'm Sugar Sir here and welcome back to Engineer Education India। आज हम लोग जिस यूनिट को शुरू करने जा रहे हैं वो है यूनिट 2, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इस यूनिट में आप लोग ये देखने वाले हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, यानी कि वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। प्लांट के अंदर आप लोग इस यूनिट में दो पार्ट पढ़ेंगे। एक है मॉर्फोलॉजी यानी कि आउटर वाला पार्ट, और एक है एनाटॉमी यानी कि जो कि इनर पार्ट्स या फिर इनर स्ट्रक्चर्स होता है वो सब। ठीक है। एनिमल्स के लिए तुम लोग एक ही चैप्टर पढ़ोगे इसके अंदर, वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो तीन पार्ट या फिर तीन चैप्टर्स में ये जो तुम्हारा यूनिट 2 है क्लास 11th का वो डिवाइड होता है। यूनिट 1 जिसके अंदर पड़ता है लिविंग वर्ल्ड, फिर पड़ता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम हमने फिनिश कर दिया है। पार्ट बाय पार्ट भी लेक्चर है और वन शॉट में भी लेक्चर है। तुम लोग चाहो तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि वो लेक्चर जरूर देखना, क्योंकि बायोलॉजी का जो 11th-12th के बोर्ड्स का स्टूडेंट या फिर नीट का स्टूडेंट्स या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां पे 11th-12th के बायोलॉजी का यूज होता है, वो सारा स्टूडेंट्स इस कंटेंट के यूज करके किसी भी कॉम्पिटिटिव फील्ड में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। नीट और बोर्ड्स के लिए ये सफिशिएंट है। बाकी अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके अंदर भी ये सारा जो कंटेंट है वेल सफिशिएंट है, क्योंकि एनसीईआरटी का एक कोना भी हम लोगों ने नहीं छोड़ा है। चलो, तो हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज उसी का हम लोग शुरुआत करेंगे। एक बात जान लो, जो नीट का बच्चा हो या फिर अगर कोई भी बच्चे बोर्ड्स देने वाले हो तो वो थोड़ा देख लेना। अगर 11th में हो, बोर्ड एग्जाम तुम्हारा अगले साल होगा, तो 11th के अगर बोर्ड्स के स्टूडेंट्स तुम लोग देखने वाले हो तो देख लेना कि एनसीईआरटी का ये जो साइंटिस्ट वाला पार्ट है ये नीट के लिए और बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा साइंटिस्ट का जिक्र इन लोगों ने किया है। कैथरीन एसियू, ठीक है। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1898 से 1997, यानी कि एक लेटेस्ट साइंटिस्ट में ये आते हैं। हालांकि तुम लोगों में से बहुतों ने बहुतों का तो डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है ये जब ये मारे गए है ना। जब इनका जो डेथ ईयर है जो 1997 है, तब तो सर हम पैदा ही नहीं हुए थे, है ना। चलो, कैथरीन एसियू was born in Ukraine in 1898. She studied agriculture in Russia and Germany and received her doctorate in 1931 in United States. उतना important नहीं। She reported in her early publications that the curly top virus spreads through a plant via the food conducting और फ्लोएम टिश्यू। उन्होंने क्या रिपोर्ट किया था इन हर अर्ली पब्लिकेशंस, दैट कर्ली टॉप नाम का एक वायरस होता है, ठीक है, स्प्रेड्स थ्रू द प्लांट वाया द फूड कंडक्टिंग और फ्लोएम टिश्यू। मतलब ये जो वायरस है कर्ली टॉप नाम का, तो ये वायरस क्या करता है, प्लांट के अंदर कैसे स्प्रेड होता है, फूड कंडक्टिंग पार्ट से और जो फ्लोएम टिश्यू, क्योंकि प्लांट के अंदर जो फूड कंडक्टिंग पार्ट होता है वो फ्लोएम टिश्यू ही होता है। यानी कि प्लांट के अंदर खाना कौन पहुंचाता है, फ्लोएम के द्वारा ही प्लांट के अंदर खाना पहुंचाया जाता है। डॉक्टर एसियूज प्लांट एनाटॉमी पब्लिश्ड इन 1954 took a dynamic developmental approach designed to enhance one's understanding of plant structure and an enormous impact worldwide.
लिटरली ब्रिंगिंग अबाउट ए रिवाइवल ऑफ द डिसिप्लिन, मतलब इन्होंने प्लांट के स्ट्रक्चर के ऊपर काम किया था, ठीक है। द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स बाय कैथरीन एसी वाज पब्लिश्ड इन 1960, मतलब सीड प्लांट का जो एनाटॉमी होता है, सीड प्लांट का जो एनाटॉमी होता है यानी कि इनर स्ट्रक्चर्स होता है, वो कैथरीन एसीयू के द्वारा 1960 में पब्लिश किया गया था। सीड प्लांट्स का एनाटॉमी यानी कि जब एक प्लांट सीड से निकलता है तो तब जो उसका एनाटॉमी होता है यानी कि जो स्ट्रक्चर होता है उसका एनाटॉमी कैथरीन एसेव के द्वारा 1960 में दिया गया था। इट वाज रेफर्ड टू एज वेबस्टर्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी। इट इज एनसाइक्लोपेडिक, ठीक है, पेडियक। In 1957, she was elected to the National Academy of Sciences, not so important, becomes the 6th woman to receive that honor। अभी देखो important यहाँ पे क्या है, important है ये कर्ली टॉप वायरस वाला पार्ट, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है, इन्होंने किसके ऊपर काम किया था, इन्होंने प्लांट सीड प्लांट के एनाटॉमी के ऊपर काम किया था। और in addition to this prestigious award, she received the National Medal of Science from President George Bush in 1989। इनके नाम पे कौन कौन से अवार्ड्स थे, ये सब साइंटिस्ट के नाम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलो, when Catherine Esseu died in the year of 1997, पीटर रेवन, मतलब नियर अबाउट 100 साल जिंदा थे ये, 100 साल नियर अबाउट, समझो, ठीक है। पीटर रेवन, डायरेक्टर ऑफ एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, मिसौरी botanical garden, remembered that she absolutely dominated the field of plant biology even at the age of 99। मतलब जो एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी का डायरेक्टर है, कहाँ का, मिसौरी बोटेनिकल गार्डन का, उन्होंने इनको ये बोला था कि ये जो साइंटिस्ट है, इस साइंटिस्ट ने, ये जो कैथरीन एसेउ है, इन्होंने डोमिनेट किया था इवन एट द एज ऑफ 99, मतलब बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। इसमें तुम लोगों को कौन कौन सा पार्ट याद रखना है मैंने बता दिया है। चलो, वही 2 लाइन से उठ उठ के क्वेश्चन आने के प्रोबेबिलिटीज बन जाता है, क्योंकि एनटीए या फिर नीट एग्जाम में अभी कुछ नया ट्राई किया जाएगा, है ना, कुछ नया ट्राई किया जाएगा। इसीलिए ये जो एनसीईआरटी का एक एक कोना है ये हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। चलो, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट शुरू करते हैं अपना चैप्टर, जिससे कि नीट में 2 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और अगर क्लास 11th के बोर्ड्स की बात करो तो ये चैप्टर अगर तुम लोग नहीं समझोगे तो तुम लोगों को बहुत दिक्कत होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर, यानी कि रूट हेयर, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, इलोंगेशन, लीफ का पेटियोल क्या होता है, स्टिप्यूल क्या होता है, पैरेलल वेनेशन, रेटिक्यूलेट वेनेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ लीव्स क्या होता है, फाइलोटैक्सी किसे बोलते हैं, ये सारा स्ट्रक्चर्स, एंड्रोशियम गाइनोशियम का स्ट्रक्चर्स को लेके यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। तो ये तुम्हें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि बाद में यही स्ट्रक्चर्स को चैप्टर्स में मेंशन किया जाएगा और तुम लोगों को वहां पे इनके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दिया जाएगा। द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स विल never fail to fascinate us। The wide range in the structure of higher plants will never fail to fascinate us। क्या बोल रहे हैं कि इतना सारा हायर प्लांट्स का जो स्ट्रक्चर्स है वो हमको फैसिनेट करवाना कभी नहीं छोड़ते, यानी कि हम उनको देख के हमेशा चौंक जाते हैं कि अच्छा इतना वैरायटीज कैसे होता है। हमारे मन में एक ख्वाहिश बना रहता है कि इतना अच्छा जो प्लांट्स का स्ट्रक्चर है वो कैसे आता है। Even though the angiosperms show such a large diversity in external structure or morphology, they are all characterized by presence of roots, stems, leaves and flowers and fruits। ठीक है, तो यहाँ पे
क्या बोल रहा है कि इवन दो द एंजियोस्पर्म शो ए लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एंजियोस्पर्म के अंदर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलता है, दे आर ऑल कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। इन सब के अंदर तुम्हें रूट, स्टेम, लीव, फ्लावर एंड फ्रूट देखने को मिल जाएगा, यानी कि ये कॉमन है ना। इन चैप्टर 2 and 3 we talked about classification of plants based on morphological and other characteristics। हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और जो प्लांट किंगडम वाला चैप्टर है वहाँ पे प्लांट को बहुत अच्छे से समझा हुआ है। अगर तुम्हें ना समझा हुआ हो, अगर तुम्हें समझ में ना आया हो, तो मेरे चैनल में डिटेल लेक्चर अवेलेबल है, वन शॉट के फॉर्मेट में भी और नॉर्मल पार्ट फॉर्मेट में भी जाके देख सकते हो। बहुत छोटू सा लेक्चर है, 15-20 मिनट का, ठीक है। फॉर एनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन एंड एट अंडरस्टैंडिंग एनी हायर प्लांट और फॉर दैट मैटर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म वी नीड टू नो स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स एंड स्टैंडर्ड डेफिनिशंस। मतलब किसी भी चीज़ को अगर तुम्हें, किसी भी तरीके की चीज़ को अगर तुम्हें समझना हो और उन्हें क्लासीफाई करना हो, जैसे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने क्लासीफाई किया था, तो उसके लिए तुम्हें बहुत सारा बेसिस की ज़रूरत होता है। सपोज कि अगर तुम किसी दो आदमी को अगर क्लासीफाई करने बैठो, किसी दो आदमी को अगर क्लासीफाई करने बैठो, तो तुम क्या देखोगे कि इसका जो मुंह है वो कैसा है, पिंक कलर का है, और इसका जो मुंह है वो कैसा है, वाइट कलर का है, ठीक है। तो तुम क्या बोलोगे कि सर मुंह के कलर के बेसिस पे, यानी कि माउथ कलर के बेसिस पे, माउथ कलर के बेसिस पे हम लोगों ने इस इंसान को, या फिर ये जो दो आदमी हैं, इनको हमने क्या किया, क्लासीफाई किया, ठीक है। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन के लिए कोई बेसिस की ज़रूरत होता है, जो कि यहाँ पे माउथ कलर है, ठीक है। चलो, we also need to know about the possible variation in different parts। मतलब कौन कौन सा वेरिएशन हो सकता है। अगर हमको एक 360 डिग्री व्यू चाहिए कि अच्छा हमें इनका स्टैंडर्ड डेफिनेशन चाहिए, इनके बारे में हमको सब कुछ जानना है, तो हमको सब एक चीज़ों के बारे में क्लासिफिकेशन का नॉलेज होना ज़रूरी है ना। तो फाउंड एज एडाप्टेशन ऑफ द प्लांट्स टू देयर एनवायरनमेंट, एग्जाम्पल एडाप्टेशंस टू वेरियस हैबिटेट्स फॉर प्रोटेक्शन एंड क्लाइंबिंग एंड स्टोरेज। यानी कि अगर तुम लोग ये समझ लो कि एक प्लांट का एडाप्टेशन कैसे हुआ है, तो उस प्लांट के बारे में, उसके पिछले प्लांट के बारे में और उसके बाद के प्लांट के बारे में जो एडवांस्ड फीचर है, जो बेसिक फीचर्स है, ये सब तुम लोग जान जाओगे, तो वो सारा मुद्दा तुमको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं एक बात तुम लोगों को बताता हूँ, जैसे कि मान लो रेगिस्तान में जो प्लांट्स रहते हैं उनके अंदर स्टेम तुम लोगों को चपटा देखने को मिलेगा, उनके अंदर जो लीव्स है वो तुम लोगों को कांटे के रूप में मिलेगा। क्यों मिलता है? क्योंकि एवोल्यूशन हो चुका है उनका और उन्होंने खुद को मॉडिफाई किया हुआ है। तो अगर तुम लोग नॉर्मल प्लांट के लीव्स के बारे में ही नहीं जानोगे तो तुम लोगों को कैसे पता लगेगा कि अच्छा इनका लीव्स का एवोल्यूशन हुआ है। अगर तुम लोग पहले ही देख लो कि अच्छा ये तो कांटा होता है, ये तो लीव्स नहीं है, तो तुम्हें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए एवोल्यूशन के बारे में, बेसिक आइडिया होना चाहिए कि अच्छा एडवांस स्ट्रक्चर या फिर एवोल्यूशनरी स्ट्रक्चर कौन सा है। इसके लिए तुम्हें बेसिक स्ट्रक्चर पहले मालूम होना चाहिए। अगर तुम्हें ये नहीं मालूम है कि अच्छा इसको हाथ बोलते हैं, तो अगर तुम्हें यही नहीं मालूम होगा अच्छा फोर लिम्ब हाथ को बोलते हैं, तो पक्षियों के अंदर तुम्हें ये कैसे मालूम पड़ेगा कि अच्छा उनका जो उड़ने वाला जो स्ट्रक्चर होता है तो वो फोर लिम्ब का एक कन्वर्शन है, ठीक है। तो तुम्हें पहले वो पता होना चाहिए। इफ यू पुल आउट एनी weed you will see that all of them have roots, stems and leaves। अगर तुम किसी भी weed को पुल करोगे, मिट्टी से बाहर खींचोगे, तो उनके अंदर रूट, स्टेम और लीव्स उन लोगों को देखने को मिलेगा। दे मे बी बियरिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, उनके अंदर फ्लावर और फ्रूट हो सकते हैं। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज द रूट सिस्टम while the portion above the ground forms the shoot system। यानी कि रूट सिस्टम अंडरग्राउंड वाला पार्ट होगा और शूट सिस्टम क्या होगा, ऊपर वाला पार्ट होगा। चलो
इस लेक्चर में हम लोग रूट को पूरा खत्म करने वाले हैं, ठीक है। ओके चलो, द रूट इन मेजोरिटी ऑफ द डाइकोटिलेडनस प्लांट्स, यानी कि डाइकॉट, कोटिलेडन का मतलब होता है पत्ता, किसका पत्ता, बीज का पत्ता, ठीक है। अगर एक बीज जब इस बीज से जब जर्मिनेशन होगा, यानी कि जब प्लीम्यूल से स्टेम का पार्ट और रेडिकल से जब रूट का पार्ट निकलेगा, अभी ये प्लीम्यूल रेडिकल में मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, अभी बस सुन लो। तब अगर इस बीज से एक पत्ता निकले तो इनको हम लोग बोलेंगे मोनोकॉट, यानी कि मोनोकोटिलेडन, एक बीज का पत्ता, ठीक है। और अगर दो पत्ता निकले तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइकॉट, यानी कि दोनों कोटिलेडन या फिर डाइकॉट प्लांट्स, ठीक है। द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट्स, यानी कि रेडिकल से जो डायरेक्ट इलोंगेशन होगा वो क्या होगा, प्राइमरी रूट निकलेगा, यानी कि उसका जो प्राइमरी वाला स्ट्रक्चर है रूट का वो निकलेगा। यानी कि अगर ये तुम्हारा जो सीड है उसका रेडिकल है तो इससे डायरेक्ट जो स्ट्रक्चर निकलेगा उसको हम लोग, इस एक रूट को हम लोग क्या बोलेंगे, मेन रूट को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी रूट। ओके, समझ में आ गया, समझ में आ गया, जल्दी बोलो। विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल, जो सॉइल के अंदर ग्रो करेगा। इट बियर्स लेटरल रूट्स, इसके अंदर तुम लोगों को लेटरल रूट देखने को मिलेगा, इसके अंदर तुम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, लेटरल रूट देखने को मिलेगा ऐसे, ठीक है, ठीक है, मतलब साइड से ये रूट तुम लोगों को देखने को मिलेगा प्राइमरी रूट के अंदर। ऑफ सेवरल ऑर्डर्स, यानी कि कुछ हद तक कुछ ऑर्डर में तुम लोगों को देखने को मिलेगा, that are referred to as secondary tertiary roots, यानी कि अगर इस प्राइमरी रूट से अगर ऐसा स्ट्रक्चर निकले तो हम लोग उनको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी रूट। प्राइमरी से निकल रहा है इसीलिए सेकेंडरी, ठीक है। अब अगर सेकेंडरी से निकले तो टर्शियरी रूट, यानी कि 3 डिग्री स्ट्रक्चर या फिर टर्शियरी रूट्स। अब ये 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री क्या होता है ये सब तुम लोग पढ़ोगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जब तुम लोगों को कार्बन के कंपाउंड्स पढ़ाया जाएगा। अभी के लिए जान लो कि ऐसे को बोलते हैं प्राइमरी, इसको बोलते हैं सेकेंडरी और इसको बोलते हैं टर्शियरी। क्लास 10th में भी शायद तुम लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। तो प्राइमरी रूट और इनका जो ब्रांच है ये कौन सा सिस्टम क्रिएट करेगा बच्चे, ये टैप रूट सिस्टम क्रिएट करेगा। सीन इन मस्टर्ड, ये आ गया क्वेश्चन की भरपूर शुरुआत, भरपार होगा इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स का, इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स का भरपूर है, ठीक है। चलो, मस्टर्ड प्लांट के अंदर तुम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, मस्टर्ड के अंदर क्या देखने को मिलेगा, टैप रूट देखने को मिलेगा। इस बात को तुम लोगों को याद रखना है। इन मोनोकोटिलेडनस प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, यानी कि मोनोकॉट जो प्लांट होते हैं उनके अंदर प्राइमरी रूट कैसा होगा, शॉर्ट लिव्ड होगा, यानी कि ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। इज रिप्लेस्ड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, मतलब मोनोकॉट का जो प्राइमरी रूट है वो मर के वहां से ही बहुत सारा रूट निकलना चालू हो जाएगा। तो इससे तुम लोगों ने ये कॉन्फर्म कर लिया, तो मस्टर्ड एक मोनोकॉट प्लांट नहीं है, एक डाइकॉट प्लांट है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है और मोनोकॉट के अंदर टैप रूट सिस्टम शॉर्ट लिव्ड होता है। दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, मतलब स्टेम के ठीक निचले वाले भाग से ओरिजिनेट होगा, एंड कॉन्स्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम। देखो फाइबर की तरह, एकदम रेशे की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइब्रस रूट सिस्टम बोलेंगे। समझ में आ गया ये बात। चलो, एज सीन इज वीट प्लांट, यानी कि किसके अंदर देखने को मिलेगा, फाइब्रस रूट सिस्टम वीट प्लांट के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। As in some plants like grass, monster and the banyan tree, roots arise from parts of plant other than the radicle and are called adventitious root। एक सीड के अंदर
दो हिस्सा देखने को मिलता है, एक होता है प्लीम्यूल और एक होता है रेडिकल। प्लीम्यूल से क्या क्या किसका ओरिजिनेशन होगा? स्टेम का। और रेडिकल से किसका ओरिजिनेशन होगा? रूट का। आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया। तो जो वीट का, अगर तुम ये देखो कि ये जो रेडिकल है, ये जो रेडिकल है, यहां से ही जो मोनोकॉट और जो डाइकॉट है, यानी कि जो हमने वीट में पढ़ा, ठीक है, मोनोकॉट में वीट आता है, मोनोकॉट में कौन आता है? वीट आता है। तो इसी रेडिकल से वीट में तुम्हें फाइब्रस रूट नामक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, यानी कि इसके अंदर ऐसे फाइबर लाइक रूट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, ठीक है। एक समय पे इन लोगों का टैप रूट सिस्टम में प्रेजेंट होता है, फिर जब मैच्योरिटी के टाइम पे ये टैप रूट एब्सेंट हो जाते हैं और ये रिप्लेस हो जाता है फाइब्रस रूट से। तो इससे तुम लोगों को ये पता लग गया कि मास्टर्ड डाइकॉट होता है। ठीक है, अभी अगर ये जो रेडिकल है, इसके अलावा अगर किसी भी जगह से, अगर कोई भी रूट निकले तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडवेंटिशियस रूट बोलेंगे, एडवेंटिशियस रूट बोलेंगे। अभी एडवेंटिशियस रूट को याद रखने का एक फॉर्मूला है, एक नुस्खा है कि बीजीएमआई गेम तो तुम लोगों ने खेला ही होगा। बीजीएमआई में ऐड आता है, एडवेंटिशियस रूट किसमें देखने को मिलेगा? बी फॉर बनियान, जी फॉर ग्रास, एम फॉर मॉन्स्टेरा, ठीक है, और आई फॉर आई यानी कि तुम। ठीक है, ये बात को याद रख लेना। द मेन फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करेंगे, प्रोवाइडिंग ए प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट्स, यानी कि प्लांट पार्ट को एक प्रॉपर एनकरेज यानी कि एक पकड़ के रखने का शक्ति देगा। एंड स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, यानी कि फूड मटेरियल रिजर्व भी करेगा। कुछ कुछ जगह में फूड मटेरियल भी रूट में ही रिजर्व होता है। और ये पार्ट याद रखने ला, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, यानी कि पीजीआर, प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट करने वाला जो पार्ट है पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का भी सिंथेसिस यहीं से होगा, यानी कि प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करेगा। समझ में आ गया? चलो अभी हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे रीजियंस ऑफ रूट। रीजियंस ऑफ रूट देख लो एक चीज, रीजियन ऑफ रूट में यहाँ पे बोल रहा है कि द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय ए थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। थिम्बल यानी कि उंगली की तरह दिखने वाला एक स्ट्रक्चर, उंगली के ऊपर, थंब के ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, थिम्बल लाइक, थंब कैप की तरह दिखने वाला एक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग रूट कैप बोलते हैं, रूट के ऊपर वो प्रेजेंट होगा ताकि रूट के जो अपर पार्ट है यानी कि ये वाला जो पार्ट है, इस रूट कैप के ऊपर जो पार्ट प्रेजेंट होता है उसको मिट्टी के घर्षण से, मिट्टी के फ्रिक्शन से बचाए रखा जा सके। इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट्स मेक द वे थ्रू द सॉइल। ठीक है, मतलब सॉइल के अंदर से एक वे यानी कि एक रास्ता बनाने का काम करेगा। और जो टेंडर एपेक्स है रूट के अंदर, ये जो रूट का जो एपेक्स होता है इसको क्या करेगा? एपेक्स का मतलब क्या होता है? अग्रभाग, यानी कि जो रूट का जो एकदम ऊपर वाला, एकदम लास्ट टिप वाला हिस्सा है उसको ये बचा कर रखेगा, यानी कि एक तरीके का ये क्या हो गया? प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर। ए फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप इज द रीजियन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। रूट कैप के ऊपर का कुछ मिलीमीटर तक रीजियन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होगा। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का मतलब क्या है? मेरिस्टेम यानी कि ऐसा सेल्स जिसके अंदर तुम्हें डिवाइडिंग कैपेबिलिटी देखने को मिले, डिवाइडिंग कैपेसिटी देखने को मिले, जो कि किसी भी न्यू स्ट्रक्चर को फॉर्म करवाने में हेल्प करे। इसके पहले मैंने ये लेक्चर लिया हुआ है, लेकिन इस माइक के वजह से, इस माइक के ऑफ हो जाने की वजह से मुझे पूरा लेक्चर फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। चलो कोई ना, तुम लोगों के लिए कुछ भी करेंगे। द सेल्स ऑफ दिस रीजन इज वेरी स्मॉल। इसके ऊपर का जो रीजन है वो
डिवाइड करता रहता है ताकि रूट का जो टिप है वो ग्रो करता रह जाए, ग्रो करता रहे। ठीक है, तो ये रीजन कैसा है, बहुत ही स्मॉल है। इन रीजन का जो सेल है वो भी छोटू छोटू सा होता है, क्योंकि समझ पा रहे हो ना कि हर टाइम पे डिवाइड किया जा रहा है। तो अभी अभी ही पैदा हुआ है, तो अभी अगर पैदा हो तो कैसा होगा, एकदम कुछ होगा ना। ठीक है, थिन वर्ल्ड होगा। थिन वर्ल्ड क्यों होता है, ताकि अच्छे से डिवाइड कर पाए। अगर तुम ऐसा बोल दो कि एक प्लास्टिक है, उसके अंदर तुमने एक चीज, एक पानी को रखा हुआ है, अगर प्लास्टिक इतना मोटा हो तो तुम लोग नीडल से अच्छे से उसको एक होल कर पाओगे और पानी क्या बाहर आएगा, नहीं बाहर आएगा। तो अगर डिवाइड करना हो तो साइटोकाइनेसिस भी तो करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए उसका सेल वॉल कैसा होगा, थिन वॉल होगा। ठीक है, विद डेंस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म डेंस होगा क्योंकि उसके अंदर नरिशमेंट या फिर उसके अंदर नरिशमेंट देने वाला स्ट्रक्चर, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर एकदम माल कूट कूट के भरा हुआ होगा। क्यों, क्योंकि वो डिवाइडिंग नेचर का है। अगर डिवाइडिंग नेचर के सेल को एनर्जी नहीं दोगे, उसको रॉ मटेरियल्स नहीं प्रोवाइड करोगे, तो वो डिवाइड कैसे करेगा। इसीलिए किसी भी डिवाइडिंग सेल का हमेशा जान लेना प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस होता है। दे डिवाइड रिपीटेडली डिवाइड करता जाएगा। द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस, प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है, तुम लोगों ने पढ़ा है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर वाला पार्ट, इसके ऊपर वाला पार्ट रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन, उसके अंदर इलोंगेशन होता रहेगा, यानी कि ये लेंथ में बढ़ता रहेगा। नीचे मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, ये डिवाइड होता रहा है, होता जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इलोंगेशन होता जा रहा है। ठीक है, समझ लो कि पहले ये पार्ट में मेरिस्टेमेटिक सेल्स थे, ये बढ़ गया, डिवाइड कर गया, तो अभी ये पार्ट क्या, रीजन ऑफ इलोंगेशन का हिस्सा हो गया। ऐसे ही करते करते जो रूट है वो बढ़ता ही रहता है। ठीक है, ओके। एंड एनलार्जमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ, लेंथ के ग्रोथ को ये कैसा करेगा, लेंथ को इंक्रीज करने में, इनलार्ज करने में हेल्प करेगा। दिस रीजन इज कॉल्ड रीजन ऑफ इलोंगेशन। दिस सेल्स ऑफ इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। अच्छा, धीरे धीरे ये जो ऊपर वाला पार्ट देख रहे हो, इसका क्या पूरा मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी खत्म भाई, ये मैच्योरेशन यानी कि बुढ़ा हो चुका है। इसके अंदर से तुम लोग को रूट हेयर का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अभी क्यों होता है, देखो एक क्वेश्चन आता है कि रूट हेयर कहाँ देखने को मिलता है। सपोज कर लो कि ये रोड है, रोड के अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यानी कि मिट्टी का खुदाई चल रहा है। हमेशा डिवाइडिंग नेचर का होता है कि मिट्टी के अंदर मिट्टी का खुदाई चलता रहता है और रोड का कंस्ट्रक्शन चलता रहता है। तो अगर किसी भी रोड में कंस्ट्रक्शन रिपीटेडली चल रहा है तो क्या तुम वहां पे घर बना सकते हो, एक परमानेंट स्ट्रक्चर। घर क्या है, एक परमानेंट स्ट्रक्चर है, वो तुम लोग बना सकते हो, बनाने का रिस्क ले सकते हो नहीं, क्योंकि ये घर फिर से तुम्हें हटाना पड़ेगा यहाँ से या फिर डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम लोग घर कहाँ पे बनाओगे, जहां पे रोड का कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि पूरा मैच्योरेशन रीजन, और कोई भी काम वहां पे बचा ही ना हो, कुछ भी छेड़खानी ना हो। तो ये रूट हेयर क्या होता है, ये रूट हेयर होता है एक परमानेंट स्ट्रक्चर, परमानेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये वहीं पे बनेगा ना जहां पे मैच्योरेशन रीजन ऑलरेडी हो चुका हो, यानी कि वहां का लेंथ कुछ ना इंक्रीज कर रहा हो, वहां पे कोई भी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, कोई खुदाई का काम ना हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसीलिए रीजन ऑफ मैच्योरेशन में क्या देखने को मिलेगा तुम्हें, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में रूट हेयर देखने को मिलेगा। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड रूट हेयर्स। अभी इस बात को समझ लो, स्टेम से जो सेल्स, स्टेम से जो हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं उनको हम लोग ट्राइकोम बोलते हैं। रूट से जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलेंगे उसको हम लोग रूट हेयर बोलेंगे। रूट हेयर्स आर एपिडर्मल सेल्स इलोंगेशन। एपी का मतलब होता है बाहर, डर्मल का मतलब होता है स्किन रिलेटेड, यानी कि आउटर स्ट्रक्चर रिलेटेड। तो रूट हेयर समझ लेना कि ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है। इस बात को कान खोल के सुन लो कि एक ही सेल का इलोंगेशन होगा तभी जाके रूट हेयर का फॉर्मेशन होगा। ट्राइकोम में ऐसा नहीं होता है। जो स्टेम का जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, ये है रूट हेयर। ठीक है, समझ में आ गया। ये कैसा होगा, यूनिसेलुलर होगा, इस बात को याद रख लेना। मैं जरा माइक चेक कर लूं कि ये माइक चल रहा है कि नहीं। हाँ चल रहा है, चलो।
अभी देख लो इसका जो प्रॉक्सिमल रीजियन ऑफ इलोंगेशन है के ऊपर, प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है ऊपर, ठीक है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बाद में पढ़ोगे, वहां पे भी तुम लोग को प्रॉक्सिमल का मतलब समझ में आना चाहिए। दिस रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है जनरली आगे वाला स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर जिसके आगे मतलब इसके पीछे বা इसके आगे क्या वो है, तो इसीलिए हम लोग प्रॉक्सिमल टू दिस बोलते हैं, ठीक है। तो यही था रूट, आज हम लोगों ने रूट फिनिश किया, कल हम लोग शूट स्टेम को फिनिश करेंगे। आई एम शुगर सैयद साइनिंग ऑफ, गुड बाय।